आज मेरा जो विषय है वो है कि आप अपने सच्चे मित्र बनो, बी योर ओन ट्रू फ्रेंड। भगवान के लिए हम कहते हैं कि तुम मातु सहायक स्वामी सखा, है ना। सखा ईश्वर भी है, माता पिता भी हमारे मित्र बन जाते हैं, भाई बहन भी बनते हैं, दोस्त होते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने मित्र बने, अर्थात हम अपना ध्यान रखें, अपने आप को खुशियाँ खुद दें, अपने दुखों को खुद दूर करें, अपने आप को प्रेरणा दें, अपने आप को शाबाश दें, अपने आंसू पहुँचें, अपनी मुस्कुराहट पैदा करें, अपने आप को तसल्ली दें, संकट के समय खुद खड़े हो जाएं अपने मित्र के रूप में, अपने आप को संदेश भी दें, समय समय पर राय भी दें। वो आदमी होता है मित्र, जो मित्र के काम होते हैं। हम खुद अपना करना शुरू करें। ये नहीं कि बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब इम्पोर्टेंट हैं, पर हम ये देखते हैं कि हम अपनी स्वयं की जिम्मेदारी जो है अपने लिए वो नहीं करते। हम 7 आयामों पर बात करेंगे। पहला शारीरिक, और शारीरिक में क्या कुर्सियाँ नहीं है? देखना बताना, दिक्कत नहीं, दिक्कत बता। एक कुर्सी अंदर पड़ी है। असल में ये बात है कि ये कुर्सी और पड़ी है 2-3 ले लो। अंग्रेजी में एक नया सिद्धांत आया है, इसका नाम है सेल्फ केयर, अर्थात अपना ध्यान रखो। और हर समय पर एक देखो क्या आप स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर रहे हो। बड़े सिंपल नियम हैं स्वास्थ्य के, और इस उम्र में आपको ज़्यादा चिंता नहीं होती। आप उठे, नहाए धोए, खाना खाया, नाश्ता किया, घर चले गए, काम करते रहे, कोई समस्या नहीं आती। 35 साल तक तो कोई समस्या ही नहीं आती है जनरली। उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ी सी बॉडी को ज़रूरत होती है टाइम की। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य के ऊपर जो समय चाहिए स्वास्थ्य के लिए वो बढ़ता चला जाता है। ऐसा भी हो जाता है कि बड़ी उम्र में आकर के लोग 3-3 घंटे स्वास्थ्य को देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, घूमने जाते हैं, वॉकिंग में 2 बार जाते हैं, आराम भी करते हैं, खाना भी सही खाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो बच्चों कि आप स्वास्थ्य के नियमों में कुछ बातें बड़ी सिंपल देखो। पहली चीज़ तो ये है कि क्या, अरे आप जमीन पे क्यों बैठे हो? ये कुर्सियाँ पड़ी हैं ना, आ जाओ यहाँ। ये कुर्सी पड़ी है कि शक्ति ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु। शारीरिक शक्ति के बारे में विवेकानंद ने बड़ी सुंदर बात कही। ये तुम में से एक चीज़ चुननी हो तुम्हें कि मैं गीता पढ़ूं या फुटबॉल खेलूं। उसके लिए आपका टाइम मान लो आधे घंटे का ही है, तो फुटबॉल खेलूं या गीता पढ़ूं। विवेकानंद कहते हैं फुटबॉल खेलो। कृष्ण भी कहते हैं कर्म योगी व्यक्ति वो है जो कर्म को संपन्न करता है अपने हृदय से, और वो वही कर सकता है जिसमें ऊर्जा हो, शक्ति हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो। हर समय पर विवेकानंद जब पढ़ते थे कॉलेज में, फुटबॉल खूब खेलते थे, एक्सरसाइज करते थे, दंड बैठक लगाते थे, मालिश करते थे। उसका ये फायदा हुआ कि इतनी बीमारियों के बावजूद भी वो स्वस्थ रहे। आखिर में तो इतनी बीमारियां उनको हो गई थी क्योंकि उन्होंने खाना ही खाते थे। सन्यासी बनने के बाद घूमते रहते थे, हिंदुस्तान में 2 साल घूमे वो रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद, स्वर्गवास के बाद। कभी खाना मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, और भूखे रह रहे हैं, पानी की प्यास है। एक बार क्या हुआ, जंगल में जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, तो खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, तो आसपास कोई भी गांव नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, तो उनको चक्कर आ गया, वो गिर गए। उनके मुंह से एक शब्द निकल गया, हे ईश्वर अब उठा ले तू मुझे, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ अपने शरीर को। अंदर से एक आवाज़ आई। उनके गुरु ने क्या कहा था रामकृष्ण परमहंस ने कि नरेंद्र, उनका नाम नरेंद्र था, कि तुम अपने स्वयं के मोक्ष के बारे में मत सोचना। जब तक इस देश में कुत्ता भी भूखा है, तुम्हारा धर्म उस कुत्ते की भूख मिटाना है। जब तक गरीबी है, उस गरीबी को दूर करो, तब अपने बारे में सोचो। खैर, तो विवेकानंद को चक्कर आ गया और वो गिर गए। उन्होंने कहा, हे भगवान मुझे उठा ले। अंदर से गुरु की आवाज़ आई, नहीं तुम इस तरह से मरने की बात नहीं सोच सकते। अब गुरु नहीं है दुनिया में, पर अंदर से आवाज़ आ रही है, तुम अपने बारे में ऐसा नहीं सोच सकते कि तुम दुनिया से चले जाओ। जो कर्तव्य तुम्हारा है उसकी पूर्णाहुति के बाद ही तुम जाओगे, पूर्णता के बाद ही जाओगे। उठे, 3-4 मील और चले, सामने एक गांव था। उस गांव में एक महिला
चूल्हे पर खाना बना रही थी और वो उनके पास गए, उस महिला के पास गए, कहा माँ मुझे खाना दो। उसने कहा मैं कैसे दूँ तुम्हें खाना, मैं तो हरिजन हूँ। उसने कहा माँ मैंने आपकी जाति तो नहीं पूछी ना, खाने की भी जाति नहीं होती, रोटियां हरिजन नहीं होती, सब्जियां हरिजन नहीं होती, सब पवित्र होता है। और खूब जमकर खाना खाया, पानी वानी पिया और ठीक हो गए। एक बार क्या हुआ, वो अमेरिका से हिंदुस्तान वापस आ रहे थे, तो जहाज में ना कई एक अमेरिकी ऐसा था, पादरी ईसाई, जो कि हिंदू धर्म को गाली देने लगा। अरे क्या है हिंदू, कुछ करते तो है नहीं, ईसाई बन जाएगा सारा हिंदुस्तान, धीरे धीरे करके देखना हमारा राज होगा। और भारत की बुराई करी, हिंदुओं की बुराई करी। विवेकानंद ने एक बार तो सुन लिया, उसके बाद कहा अगर एक शब्द भी तुमने और मेरे धर्म और मेरे देश के बारे में बोला, मैं तुम्हें उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा। जहाज की उस पर ही थे, डेक पर, और वो शक्तिशाली थे, 5 फुट 8.5 इंच के थे, जबरदस्त शरीर था। वो डर गया, उसे सॉरी सॉरी बोला। पहली चीज तो ये, अपना ध्यान रखो। क्या क्या चीजें बड़ी सिंपल है, जैसे पानी खूब पीना चाहिए, जैसे आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जो पीटी करते थे स्कूल में। आप धीरे धीरे करके इसको वॉकिंग में भी बदल लो, तो आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम, इसमें प्राणायाम शामिल है, एक्सरसाइज शामिल है, वॉकिंग शामिल है। 1 घंटा अपने आप को दे दो, तो तुम्हारी जिंदगी में हर समय स्फूर्ति रहेगी, काम ज़्यादा कर सकोगे। नरेंद्र मोदी जी कुल मिलाकर के 4 घंटे 3.5 घंटे सोते हैं, पर सवेरे एकदम वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। खाने में क्या खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और ढोकला खाते हैं, गुजराती चीज़ें खाते हैं। और चाय का शौक़ नहीं है उनको, चटपटी चीज़ों का शौक़ नहीं है, फटाफट काम करते हैं। हवाई जहाज से जाते हैं विदेशों में, तो रुक सकते हैं वो 1 दिन वहाँ पर, किसी विदेश में नहीं रुकेंगे, रात को हवाई जहाज में ट्रैवल करेंगे और फिर आएंगे। कौटिल्य कुल 3.5 घंटे सोता था, अशोक महान 3.5 घंटे सोता। मत आप ऐसा मत करना कि 3.5 घंटे सोना है। जितनी नींद चाहिए जरूर ले लेना। नींद कितनी हो सकती है, 7 से 8 घंटे भी हो सकती है, 6 से 7 घंटे भी हो सकती है। और आपकी उम्र के लिए मिनिमम 6 घंटे की नींद लो, 7 की भी ले सकते हो, पर 8 की जरूरत नहीं है आपको। दूसरी चीज यह है कि चने और मूंगफली रोज खाओ। चनों में सारा प्रोटीन होता है, इतना फायदा होता है कि चने जो होते हैं ना, चने भुंगड़े कहते हैं इनको, वो आप खाओ और मूंगफली खाओ। काजू, किशमिश और बादाम में, किशमिश की बात तो अलग है, काजू और बादाम में वो फायदा नहीं मिलता जो अपने को चने और मूंगफली मिलता है। और खूब सारी, अच्छा आजकल तो वो छीलने वाली मूंगफली काफ़ी बढ़िया आ रही है, वो खरीद ली, पर ज़्यादा नहीं खा लेना, गला खराब हो जाएगा। आपने मतलब 15 मूंगफली खा ली एक दिन में और 20 चने खा लिए, काफ़ी है इतना, ठीक है। चाय जो पियो अगर, तो सिर्फ वो पियो, ग्रीन टी, चीनी के बिना चाय पियो, और 2 कप से ज़्यादा नहीं पीनी है, नॉट मोर देन 2। चाय का शौक मत रखो, एक बार दूध जरूर पी लो। खाने में आजकल मिलेट का बहुत जोर है। मिलेट जानती हो, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, सॉरी जौ, है ना, इनका खाना, इनकी रोटी खाओ। सब गाँवों में पहले ऐसे ही खाते थे, इनसे बहुत फायदा है। हरी सब्जियां खाओ। अच्छा, सब्जी खाने का तरीका बताओ। 2-3 सब्जियां मत लो, एक सब्जी लो, वो खूब सारी खाओ। जैसे गोभी आलू है तो खूब खा लो, मटर आलू है तो खूब खा लो। मतलब सब्जी अगर एक है, 2 से ज़्यादा सब्जियां नहीं एक साथ होनी चाहिए। और अगर 2 खाओ भी तो उसका नियम बता दो, पहले एक सब्जी खत्म करो, फिर दूसरी खत्म करनी है। दोनों को एक के बाद आप लेते हैं, वो नहीं है। और दही अगर खा सकते हो रोज टाइम मिले तो दी बेस्ट है। बस मेरा इतना सा स्वास्थ्य के बारे में कहना है। एक्सरसाइज, वॉकिंग। अब आई बात प्राणायाम की। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कोई 2 चीज़ें प्रचलित हो रही हैं, वो है प्राणायाम और मेडिटेशन, ध्यान। सारे अमेरिका में सारी कंपनियों में मेडिटेशन और प्राणायाम शुरू हो गया। इसको योग कहते हैं, योग का अंग है ये। ब्रीदिंग कंट्रोल से आपके विचार जो है ना बड़े शांत हो जाते हैं। जैसे लोग IAS के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब मेरे से बात करते हैं, मैं कहता हूँ
अंदर जाने से पहले इंटरव्यू के लिए बाहर 5 मिनट लंबे सांस लो, रोका, निकाला, अलग सबके सामने कुछ करने, कोई देख भी रहा है तो क्या है। अगर आप लंबे सांस नहीं लोगे तो आपको अंदर लंबे लेने पड़ेंगे घबराहट में, पहले ही ले लो। और वैसे भी बताऊं, जब कभी घबराहट हो, खराब खबर हो, परेशानी हो, क्रोध आ रहा हो, कोई अपमान कर दे, कोई चीज़ काम जो हम चाह रहे वो ना हो रहा हो, कोई दिक्कत हो जाए, लंबे सांस लो, एकदम माइंड पीसफुल हो जाएगा। अब इसका क्या अपने को हिसाब रखना चाहिए, मैं आपको इसका हिसाब रखने का तरीका बताऊंगा। जैसे कॉपी होती है ना चार, जिसमें बच्चे अर्थमेटिक कॉपी होती है छोटे छोटे, उसमें वो होते हैं चौकोर चौकोर, क्या कहते हैं, स्क्वायर वाली कॉपी होती है ना, तो स्क्वायर वाली कॉपी एक ले लो, तो उसमें आप देखोगे करीब दोनों में मिला करके 24 जो है वो स्क्वायर होंगे। तो 24 एक्टिविटीज़ को ऊपर लिख दो, 1 2 3 4, और इधर डेट लिख लो, ठीक है। मान लो 24 एक्टिविटीज़ हैं, तो यहाँ पर तो बन गई 24 एक्टिविटीज़ के नाम, और यहाँ पर आपने लिखी डेट, उस पर रोज़ रात को सोने से पहले टिक कर दो। पानी काफ़ी पिया, टिक, कम पिया तो क्रॉस कर दो, प्राणायाम किया, टिक कर दो, नहीं किया है क्रॉस कर दो, मेडिटेशन किया, टिक कर दो, नहीं तो क्रॉस कर दो, क्या दही खाई है तो टिक कर दो, नहीं तो क्रॉस कर दो, चना मूंगफली भी लिखो। तो करीब 10 आइटम आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएंगे। अब आया दूसरा आयाम, इंद्रधनुष के 7 रंग जैसे होते हैं ना, वैसे 7 रंग हैं। मानसिक, अब मानसिक में 2 चीजें हैं, एक तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, निराशा के भाव नहीं आने चाहिए, आशा के आने चाहिए, आत्मविश्वास के आने चाहिए। हर समय पर हम दूसरों में अच्छाई देखें, अपने आप में अच्छाई देखें, फिर भूतकाल में अच्छाई देखें, भविष्य में अच्छाई देखें, वर्तमान में अच्छाई देखें, माता पिता में अच्छाई देखें, भाई बहन में देखें, अपने गांव में देखें, शहर में देखें, सब्जेक्ट में देखें, अपने बारे में देखें, जहाँ काम करते हैं उसको देखें। इसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। और साथ ही में ऑप्टिमिज्म, आशावाद कि हाँ अच्छा होगा ही। हम कई बार अरे पता नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकूँगी, मैं थोड़ी IAS बन सकती हूँ, मैं थोड़ी RAS बन सकती हूँ, अरे मेरा ये टीचर का एग्ज़ाम तो दे रही हूँ, बस दे दिया, घर वाले कहते हैं तो, पर मेरे में ये गलत बात है। आप सब ईश्वर की संतान हो, भगवान का, जैसे मान लो मैं करे क्या बनाई हुई है बोतल, तो किसकी बदनामी हो गई, जिसने बनाई है ना। तो अगर आप अपने आप को कहते हैं अरे मैं काबिल नहीं हूँ, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, बताओ किसकी आलोचना हो गई, भगवान की हुई जिसने आपको बनाया है। तो पॉजिटिव थिंकिंग में 2 बातें हैं, एक तो ये कि आप अपने बारे में अच्छे विचार रखें, और उसका ये तरीका है कि आप अपने बारे में, इसको कहते हैं ऑटो सजेशन, अपने आप को संदेश देना। आंखें बंद करके सवेरे उठ करके एक बार ये बोलना है, सुनो, आंखें बंद करके, आज का दिन अच्छा दिन होगा, निश्चित रूप से मेरी औद्योगिक शक्तियाँ बढ़ेंगी, आज मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग डे होगा, बड़ा ही इसमें अच्छा काम होने के साथ साथ मुझे सफलता मिलेगी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा ज्ञान है मेरा भाषा का, मैं सफल अवश्य होऊंगा, मैं सबका भला करता हूँ, भगवान मेरे साथ है। इस तरह की चीज़ें बोल दिया करो सवेरे सवेरे उठ करके। और सोने से पहले अलग बताऊंगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। सोने से पहले क्या करना है, आज क्या क्या चीज़ अच्छी हुई। मैं तो आपको सच कहता हूँ, जिस जिसने भी आपकी ज़िंदगी में सवेरे से मदद की, आपको चाय दी है, पानी दिया है मम्मी ने, उनको धन्यवाद देना है। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दो, उसने एक दिन दिया था, है ना, उस आज का दिन तो उसी ने दिया था। फिर माता को, पिता को, भाई को, बहन को, यहाँ तक कि घर में जो बाई आती हैं हेल्पर, उसको धन्यवाद दो। दोस्त जिसने अच्छी बात कही है, जिसने आपको चाय पिलाई है, बिठाया है आपको किताब पढ़ने के लिए यहाँ सब प्राकृत भारती अकेडमी है, उसके DR मेहता साहब को दो। जिसने भी आपके साथ प्रेम या सहायता या सेवा का या समर्थन का कोई काम किया है, उसको धन्यवाद देके सोना है। आज का दिन अच्छा किस लिए गुजरा, जिन लोगों ने भी आपके साथ अच्छा बर्ताव किया, आपको समर्थन दिया, उसको धन्यवाद देकर। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, हम शुरू होते ही अपना स्वयं का पॉजिटिव थिंकिंग से अपने गुण देखेंगे, सबके गुण देखेंगे, और रात को सोते समय हम धन्यवाद देंगे। 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट, 3 मिनट लग जाते हैं, और शाम को 3 मिनट लगता है। उठने के पहले 5 मिनट और सोने के पहले 5 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट 10 मिनट होते हैं जीवन के। जिसने इन 10 मिनटों का पूरा उपयोग कर लिया, वो जिंदगी में अवश्य सुखी रहेगा और सफल रहेगा। अब पॉजिटिव थिंकिंग का मैं दूसरा आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आप
जिंदगी में हर समय पर अपने भविष्य की ओर देखो। तो जैसा भविष्य सोचोगे वैसा हो जाएगा। जैसे आपने कहा अरे बाबा पता नहीं आगे क्या होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं, ठीक है खा पी लेंगे थोड़ा सा, माँ बाप हैं, तो वैसे ही बन जाओगे। जैसा भविष्य तुम सोचोगे वही निर्मित हो जाएगा। द फ्यूचर दैट यू थिंक ऑफ विल बी क्रिएटेड। आप यहां तक सोचो किसी व्यक्ति में अगर आप देखो ये तो बिल्कुल बेकार का बंदा है, तो उससे बात करते ही आपके मन में खराब ख्याल आ जाएंगे और वो आदमी को बेकार लगेगा। अतः पॉजिटिव थिंकिंग में यू मस्ट बिकम ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। आशावादी बने, अच्छा होगा ही। पता क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के नेता थे। आज से करीब 20 और 40 साल पहले बीजेपी एक बहुत छोटी पार्टी थी, उसका नाम जनसंघ था, भारतीय जनसंघ था। तो जहाँ वो चुनाव जीतते बहुत कम लोग जीत पाते थे और काफ़ी ज़्यादा हार जाती थी बीजेपी, मतलब जनसंघ जीत जाती, कांग्रेस जीत जाती थी। तो एक बार अटल बिहारी ने सोचा कि मेरी पार्टी ऐसी रहेगी क्या, मतलब हम उठ ही नहीं पाएंगे कभी, शासन की तो बात ही छोड़ो। तब एक पिक्चर आई थी फिर सुबह होगी, फिर से होगी में माला सिन्हा और राज कपूर थे। उसमें गाना था वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह कभी तो कहते वो गाना उन्होंने सुना और कहा अरे हमारी पार्टी में भी सुबह कभी तो आएगी, और रोज उसको सुनने लग गए। उसका असर क्या हुआ, भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। आशा इंसान को ऊर्जा देती है, शक्ति देती है, और उसके अंदर एक इस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन आता है कि वो मुसीबतों का सामना करते हुए अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होने के साथ साथ वो बढ़ भी जाता है। सिर्फ विचार ही नहीं आते, एक्शन हो जाता है। तीसरा बिंदु है जीवन का, जिसमें अब आपको क्या करना है। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग करें कैसे। एक तो दोस्त अच्छे होने चाहिए, अच्छी बातें करें। दूसरा, जब भी रिश्तेदार से बात करो ना तो उनकी आलोचना करनी है अपने को, वो अच्छी बातें करें। तुमसे मान लो करे पता नहीं तू बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा। आप पता है इसका क्या असर क्या पड़ता है। मैं आपको सच्ची घटना सुनाऊं। एक लड़का RAS के प्रीलिम में पास हो गया और फिर मेंस में पास हो गया और इंटरव्यू में गया, पर इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं आए होंगे, टोटल नंबर ही तो होते हैं, तो वो रह गया। उसे अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने कहा कि प्रतीश यार मैं RAS में रह गया। पता है प्रतीश ने क्या कहा, मुझे पहले ही पता था तू बन ही नहीं सकता था RAS, दोस्त है। तो वो इतना दुखी हुआ कि मेरे पास आया, मैं जानता था उसको कि सर मेरे दोस्त कह रहा है कि मैं बन ही नहीं सकता, सर क्या फ़ायदा, मैं छोड़ दूँ, सर मैं क्या करूँ, अगर मेरा दोस्त ही मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा तुम करते हो कि नहीं अपने आप में विश्वास, सच बताओ। असर पड़ गया ना दोस्त का, तुम अपना विश्वास को खंडित मत करो। अब तुम्हें क्या करता, मैं करूँ क्या। मैंने कहा वो प्रतीश को गलत साबित कर दो, प्रूव इट रॉन्ग। प्रतीश ने कहा कि तुम्हारे ऐसे बन सकते, तो मैं बन के दिखाना है। कैसा, मैं क्या करूँ। मैंने कहा लिखित काम करो, रिटर्न वर्क करो। उस समय मतलब ये प्रीलिम की बात नहीं है, ये मेंस की बात है। मैंने कहा लिखित काम करो और हर एक टॉपिक पर 10-10 सवाल चुन करके उनके उत्तर लिखो और किसी को दिखाओ। कुछ मेरे सब्जेक्ट है, मुझे दिखा देना 8-10। अच्छा उसकी 7th रैंक आई RAS में अगली बार, मेन में 7th रैंक। फर्स्ट रैंक की बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे सिद्ध कर दिया। तो जब कोई तुम्हें ये कहे व्यक्ति कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो कहो करके दिखाओ, आई डू इट। सिद्ध करना है, लोगों से प्रभावित नहीं होना है हमें। तो 2 लोग हो गए, एक वो जो आपको कह रहा है आप नहीं बन सकते, और एक आप खुद है जो कह सकते हैं मैं बन के दिखाऊंगा। इट विल हैपन, आई शैल बिकम। वो चीज रखो मन में, पॉजिटिव थिंकिंग, आशावादी बनना। अच्छा, तीसरा जो आया हमें जीवन में वो है भावनात्मक और व्यवहारिक। 2 चीजें हैं जो जुड़े हुए हैं। अपनी भावनाओं में हमें हर समय पर ऐसा रखना चाहिए जैसे प्रेम की भावना हो। और प्रेम किसे कहते हैं, जिसमें कि आप किसी के लिए कुछ करें, किसी को कुछ दें, किसी को समर्थन दें, किसी को आश्वासन दें, किसी को आशा दें, किसी को प्रशंसा करें, किसी को शाबाश दें, किसी के सिर पे हाथ रखें, किसी का पीठ थपथपाएं। इसको बंद कर दो आवाज। थैंक यू। अब इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं,
कि इसको कहते हैं आत्मविश्लेषण। सवेरे सवेरे उठ करके मैंने कहा था अपने अपने गुण देखो, और देखो अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद ज़िंदगी भर काम आएगी। मान लो आपने एग्ज़ाम दिया और आप सफल नहीं हुए, आपके मन में कह रहा छोड़ो यार क्या करना है, आप तो गांव की खेती में लग जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, दुकान पे बैठ जाएंगे पिताजी, कोई बात नहीं। चलो दुकान पे बैठना अच्छी बात है, खेती करना अच्छी बात है, पर हार करके खेती करना, हार करके दुकान में बैठना, ये मुझे मंजूर नहीं। इच्छा से अगर कर रहे हो कि हाँ भाई दुकान अच्छी चल रही है, खेत बहुत बड़ा है, तो आप कर लो काम। तो ध्यान रखो बच्चों कि आपको हारना नहीं है। अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। एक सफ़ेद कागज़ सामने रखो, या कोई भी सफ़ेद कागज़, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, उस पर अपने मन के भाव लिख दो। आज मेरा रिजल्ट आया, मेरा नाम, मैं इतनी मेहनत की थी फिर भी नहीं हुआ, क्या फ़ायदा है, मैं सोचता हूँ मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, हैं, भगवान ने मुझे इंटेलिजेंट बनाया ही नहीं है, सबको उपहास का पात्र बनूंगा, तो बहन क्या कहेगी, भाई क्या कहेगा, माँ, गाँव वाले, शहर वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। और मन में कागज़ पे लिखना है एक तरफ, ठीक है। अब लिख लिया आपने, अब क्या करो, दूसरा कागज़ उठाओ और उस पर अपने आप की चिट्ठी लिखो। देखो प्रिय नरेश, तुम इतनी जल्दी निराश हो गए, 1000 बार गिरने के बाद भी फिर उठता आदमी, हारता नहीं है। तुम्हें 2 ही एग्जाम में रह गए, अभी तो कई चांस है तुम्हारे पास। जो गलतियां उनको दूर करो, कमियों को दूर करो, और नए तरीके से पढ़ो, नई आशा के साथ गीत गाते हुए पढ़ो। हारना नहीं है। तुम्हें याद है विराट कोहली 1.5 साल तक रन ही नहीं बना पा रहा था, कई बार तो 0 पे आउट हुआ। सुनील गावस्कर 1 साल, सुनील गावस्कर इंडिया का बेस्ट बैट्समैन अब तक का रहा है। जितने भी लोग हैं बाकी ठीक है, बाकी हिंदुस्तान में सबसे अच्छा क्रिकेटर कपिल देव रहा है और सबसे अच्छा बैट्समैन गावस्कर है, ना कि सचिन तेंदुलकर, ना ही विराट कोहली उसके मुकाबले में। क्योंकि उस वक्त के जो बैट्समैन थे, सॉरी बॉलर्स थे, जिनका सामना किया गावस्कर ने, आप कल्पना नहीं कर सकते, खतरनाक थे। 6 ऐसे बॉलर थे वेस्ट इंडीज के पास जो कि किसी को टिकने ना दें 1 मिनट के लिए, और उससे मैं सेंचुरियां मारी पहली बार ही, बिना हेलमेट के खेला, हिम्मत वाला था। पर गावस्कर 1 साल ऐसा आया जबकि रन ही नहीं बना पाया, कभी 0 पे आउट। पता है वर्ल्ड कप में 0 पे आउट हुआ था जिम्बाब्वे के खिलाफ। गावस्कर का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब था, वापस उठ गया। और 1 साल ऐसा आया जब उसके रन नहीं बन रहे थे। पता है क्या हुआ, उसके सारे बाल सफेद हो गए। 30 साल से उसके बाल सफेद है, रंग करता है, चिंता ऐसी होती है। फिर धीरे धीरे करके उठा। कपिल देव भी उठा, कपिल देव का भी एक पीरियड आया था। विराट कोहली का भी ऐसा फेज आया, रोहित शर्मा का भी आया, सबका आता है। तो ऐसे लोग होते, तुम भी कर लो ठीक है, मेरा फेज इस समय लक का पीरियड नहीं है, अच्छा होएगा ही। क्योंकि ध्यान रखो, दुर्भाग्य जो है वो परमानेंट नहीं होता, आता है चला जाता है। भाग्य भी परमानेंट नहीं होता, सौभाग्य भी परमानेंट नहीं होता। पर आपने यदि अपनी मेहनत करके और सौभाग्य को सौभाग्य बनने के लिए प्रयत्न कर लिया, आपको फल ना मिला तो फल बाद में मिलेगा, फल बाद में मिलेगा। तो जो मैं अपनी बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, क्या हुआ कि मैं OTS में प्रोफेसर था और मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहता था, परंतु वहाँ की राजनीति मेरे खिलाफ थी, मुझे नहीं चाहते थे कुछ लोग, बड़े बड़े लोग नहीं चाहते थे। एक बात स्पष्टवादी होना भी कई बार नुकसान देता है, पर कोई बात नहीं। तो मैं इंटरव्यू में रह गया, दूसरे में रह गया, और तीसरे इंटरव्यू में क्या हुआ कि मैं फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ। परंतु हुआ क्या कि मेरी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। तो एक एक्सपर्ट ने कहा साहब कि अभी जितने लोग आज आए हैं उनमें तो बेस्ट ही आप अपॉइंट कीजिए। नहीं नहीं, हम और भी देखना चाहते हैं। तो 2 लोगों का बायोडाटा मंगा लिया जाए, फिर कंपेयर करना ही है इनका। पर देखो इसमें दिक्कत क्या आ गई कि चूंकि कमेटी के मेंबर्स सब खुल गए थे कौन है, इसलिए सीक्रेसी खत्म हो गई कौन मेंबर होंगे। तो तीसरी बार भी इंटरव्यू नहीं हुआ, मैं हताश हो गया थोड़ी देर के लिए। पर मैं इतनी मेहनत की थी उस इंटरव्यू के लिए कि मैंने मतलब आशा से ज़्यादा की थी। अब 1 साल बाद फिर इंटरव्यू होने थे, चौथी बार इंटरव्यू, और मैं मन में था कि नहीं मुझे करना ही क्या है, होगा ही नहीं, 3 बार से तो नहीं हुआ, क्या होगा। पर फिर वही बात अंदर, अरे नहीं तू ऐसे नहीं सोच सकता, तू लेक्चर देता है सबको, जितनी पढ़ाई कर सकते हैं कर लो।
मैंने एक हफ्ता जमकर पढ़ाई करी। इंटरव्यू में एक भी सवाल वो नहीं आया जो कि मैंने अभी तैयार किए थे। सारे सवाल वो आ गए जो लास्ट ईयर मैंने तैयार किए थे। जिस इंटरव्यू में, जिस मतलब कंपटीशन में मैं नहीं आ पाया, उसका ये फायदा, मैंने बड़ी पढ़ाई की थी, वो अगले साल काम आ गई। मेहनत कभी खराब नहीं जाती। अच्छा, एक बात को, निराशा कभी मत लाओ। झुको मत, टूटो मत, हारो मत, रो मत। फिर से हुई, रुक जाना नहीं तू कहीं हार गए, है ना पिक्चर किशोर कुमार की, गाना है ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। हारना तो है ही नहीं, रुकना भी नहीं है, आगे बढ़ते रहना। मैं इमोशनल की बात कर रहा था कि अपने बारे में अच्छे विचार रखने के साथ साथ आप खुश रहना सीखो। जो खुश रहता है उसका दिमाग भी विवेकपूर्ण रहता है। भगवान कृष्ण ने गीता में दूसरे अध्याय के 65 और 64वें श्लोक में कहा है अर्जुन को कि जो व्यक्ति खुश रहता है उसकी बुद्धि विवेकपूर्ण बन जाती है, उससे निर्णय ले सकता है। अब कहीं बिना बातें खुश रहें, हाँ, कोई किसी कारण की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसका नाम था रैल्फ वाल्डो इमर्सन। रैल्फ वाल्डो इमर्सन कविताएं भी लिखता था, निबंध भी लिखता था, प्रकृति का प्रेमी था और घूमने रोज जंगल में जाता था। और उसका जो नियम था वो समझो, सवेरे उठकर भगवान को धन्यवाद दिया करता था। हे ईश्वर धन्यवाद, एक दिन तूने मुझे और दिया। आज मैं सूर्य की रश्मियों का आनंद लूंगा, चंद्रमा की शीतलता का लूंगा, सागर से उठने वाली समीर मेरे हृदय को स्पंदित करेगी। आज मैं बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिलूंगा, महिला, पुरुष, बच्चे। पर हाँ, प्रकृति के ये अंग जो है मेरे, पशु हैं, पक्षी हैं, तितलियां हैं, भंवरे हैं, मैं इन सबसे प्रेम करता हूँ। आज मैं इनकी संगत में भी सारा दिन गुजारूंगा। भगवान, आज मैं काम भी करूंगा, स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान भी रखूंगा। तूने जो भेंट दी है आज के दिन की, उसके एक एक पल का पूरा तुझे हिसाब दे सकता हूं मैं। मेरा ध्यान से मैं उसको खुशी खुशी गुजारूंगा। और वो मुस्कुराता रहता था। सवेरे बाथरूम जा रहा है मुस्कुराते हुए, नहा रहा है मुस्कुराते हुए, खाना खा रहा है मुस्कुराते हुए, बात कर रहा है मुस्कुराते हुए, सो रहा है मुस्कुराते हुए। 24 घंटे मुस्कुराने वाला दुनिया का पहला आदमी। आपको लगता अजीब होगा, सच्ची घटना है ये। उसका एक दिन बर्थडे आया और पत्रकार एक आया, उसने कहा कि मिस्टर इमर्सन आपकी आयु क्या है? उसका, मेरी आयु 360 साल। सब क्या कह रहे हैं आप? हम लगते तो 60 साल के ही हैं। कहते हाँ, मैं 60 साल का हूँ शारीरिक दृष्टि से, पर मैंने जीवन में इतना आनंद पाया है जितना लोग 6 जन्मों में पाते हैं। 60 इंटू 6, 360 साल। क्यों नहीं खुश रह सकते हम? इसका तरीका बताऊं। जैसे आपने खाना खाया, आहा मजा आ गया, आज तो ये मूंग की दाल तो बहुत बढ़िया बनी, तारीफ करके, धन्यवाद मम्मी, बहुत अच्छा खाना, बहुत बढ़िया चपाती, क्या करारी करारी पूरी दी आपने भी, मजा आ गया, अरे वाह क्या चाय है, आहा। अपनी जिंदगी में जोर से बोलो, ऐसे नहीं, मजा नहीं आया, बोलो ये दिन में 2-3 बार जरूर बोलो। और खास अपने मम्मी के लिए, पिताजी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, दोस्त के लिए, चाय बनाने वाले के लिए, लेक्चर देने वाले के, किसी के लिए भी हो, आप जो आहा की जिंदगी, हाय हाय की जिंदगी नहीं, आहा आहा, आहा का मतलब है आहा जिंदगी, मतलब रिमेन हैप्पी, आहा। इमर्सन से ये सीख, मुस्कुराते रहो। नकली मुस्कुराहट और असली मुस्कुराहट से वही फायदा होता है, पता है आपको? जैसे मान लो मैं आपकी ओर देख के कहूँ, बेटे पढ़ाई कैसी हुई, अच्छी हुई ना, मान लो ऐसा मैंने कह दिया, अब मैं मुस्कुराया, नकल, मुझे पता मेरी पढ़ाई हुई कि नहीं अच्छी, पर मैंने बोल दिया अच्छी हुई ना, तो मैं नकली मुस्कुराहट में, असली मुस्कुराहट से भी वही फायदा है जो नकली से है। साइंटिफिक स्टडी हो गई है ये। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि नकली मुस्कुराहट तो नकली होती है, उससे फायदा कैसे हो सकता है? एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था नॉर्मन कजिन्स। मैं अमेरिका में जब पीएचडी कर रहा था तो मैं एक अखबार पढ़ता था, सैटरडे रिव्यू, हर सैटरडे को आता था वो लिटरेचर का, पर सब लोग हम पढ़ते थे। उसके एडिटर का नाम था नॉर्मन कजिन्स।
तो नॉर्मन कजिन्स की उम्र उस समय करीब 49 साल की थी, 48 साल की थी। क्या हुआ, नॉर्मन कजिन्स को एक ऐसी बीमारी हुई जिसकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से भी खराब बीमारी हो गई। उसके सारे शरीर जकड़न होने लगा, ऐसे मुड़ने लगा, टांगे मुड़ने लगी, दर्द होने लगा, चलना फिरना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने पूरा इलाज किया, कुछ भी नहीं असर हो रहा था। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बीमारी उसको हुई, उसमें से 500 में से सिर्फ एक आदमी जिंदा रहता था, बाकी मर जाते थे। 499 की डेथ हो जाती थी, इलाज ही नहीं था। एक दोस्त डॉक्टर था, उसने कहा देखो नॉर्मन, अब जो हो गया सो तो हो गया, पर तुम हार मत मानो, चलो अपन ऐसा करो तुम कि नर्सिंग होम में भर्ती हो जाओ। अस्पताल में भर्ती करा दिया, पैसा तो काफी था। और जाते जाते दोस्त से कहा, नॉर्मन एक बात कहना चाहता हूं, यदि तुम चिंता करते रहे मैं मर रहा हूं तुम जल्दी मर जाओगे। डॉक्टर के जाने के बाद नॉर्मन कजिन्स ने सोचा कि यदि चिंता करने से मैं जल्दी मर सकता हूं, क्या खुश रहने से मेरी उम्र बढ़ सकती है? अंदर से आवाज आई, अरे काय का खुश रहना, अब तो बचा ही गया है, मरना ही तो है, बेकार के ढोंग क्यों कर रहा है। फिर दूसरा बोला, हमारे अंदर दो व्यक्तित्व होते हैं ध्यान में, ए और बी, ठीक है। तो आशा वाला जो है वो नहीं नहीं कोशिश तो करें, निराशा वाला कहता है छोड़ परे कि नहीं, अगर उसने कहा है कि चिंता से मृत्यु जल्दी आती है तो खुशी से दूर जा सकती है। नॉर्मन कजिन्स ने कहा नर्स को, नर्स मैं अंदर से दरवाजा बंद कर रहा हूं और मैं जोर जोर से हंसूंगा, तुम ये मत समझना पागल हो गया हूं। और नॉर्मन कजिन्स ने दरवाजा बंद किया अपने कमरे का और जोर से हंसा जोर से, सुनो सुनो सुनो, सारे शरीर में दर्द। 15 मिनट हंसता, फिर 15 मिनट शाम को हंसा, 15 मिनट रात को, 45 मिनट्स डेली वो हंसने लगा। एक महीने के बाद जब ब्लड टेस्ट हुआ तो मालूम पड़ा कि जो दवाइयां काम नहीं कर रही थी करने लग गई हैं। 2 महीने के बाद उसकी जलन कम होने लगी, तीसरे महीने में और फायदा हो रहा था। तो अस्पताल वालों ने कहा साहब आपको हंसना ही तो है, घर पे हंस लीजिए यहाँ क्या करेंगे दवाइयाँ तो नहीं। तो और 3, 4, 5 महीने घर पे हंसा। आपने देवानंद का नाम सुना है? देवानंद बहुत बड़ा कैरेक्टर था, ऐसा चलता था, फर्स्ट क्लास, शानदार, और उसका स्टाइल था। तो सबसे ज्यादा उत्साही व्यक्ति वही रहा है फिल्मों में, इसीलिए उदाहरण उसका ले रहा हूँ। तो नॉर्मन कजिन्स 7 महीने के बाद अपने कमरे से निकला, घर से जोश से जैसे देवानंद निकलता है, और जनाब ज्वाइन कर लिया उसने वापस, अखबार का एडिटर वापस बन गया और 25 साल और जिंदा रहा। 74 ईयर, 25th ईयर में जाकर उसकी डेथ हुई। उसे किताब लिखी एनाटॉमी ऑफ इलनेस, पूरी उसने अपना बताई है आत्मकथा में, कैसे कैसे मैंने इसका ध्यान रखा, अपना क्या क्या होता गया। उसको एक चीज कहता है कि असली हंसी से और नकली हंसी से बराबर का फायदा होता है। आप सचमुच हंसो या नकल करो। अतः जब भी कुछ हो, जैसे घर जा रहे हो, सोने जा रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, बात कर रहे हो, चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओ। हंसोगे तो दूसरा समझेगा क्या है, पागल हो गया क्या, जल्दी क्यों, बिना बात क्यों। परंतु मान लो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ रहा हूँ गंभीरानंद सरस्वती की तरह से ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे फायदा हो जाएगा बॉडी का, माइंड का। साइंस प्रूव कर चुकी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, खुश रहना सीखो। दूसरी बात यह है कि आप हर समय पर कोई ना कोई कारण देके दूसरों को भी खुश रखो। थोड़े थोड़े अच्छे चुटकुले, अच्छे वाले, वो भी सुना दिया करो एक दूसरे को, अच्छे वाले, गड़बड़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो ऐसे हो जो कि बड़ी फायदेमंद है। जैसे मैं आपको एक सचमुच की घटना सुनाऊं। मेरा एक दोस्त था, देखो किसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था और मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी सवेरे 7:30 बजे। 3 फरवरी थी तारीख, अभी तक याद है मुझे। तो 3 फरवरी को मैंने क्लास रखी और उसमें क्या हुआ सुनो। मेरा एक दोस्त जो था उस यूनिवर्सिटी के सामने रहता था, बड़ा मोटा था,
मैं कहता तू चला कर तेज तो तेरा मोटापा दूर होगा। कहता है मोटापा दूर तब होना मैं तेज चलूँ, मैं तेज चल ही नहीं सकता, तू मोटा हूँ। मैं ये कहता तू मोटा इसलिए कि तेज नहीं चलता, वो कहता मैं तेज नहीं चलता इसलिए मोटा हूँ, मोटा हूँ इसलिए तेज नहीं चल सकता। खैर, और उस दिन क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी के सामने रहता था, दौड़ते ही आ रहा है। अरे मैंने कहा इसने मेरा कहना मान लिया, इतना जबरदस्त, बड़ा खुश था कि दौड़ते हुए आ रहा है। पर मैं हैरान रह गया, वो दौड़ इसलिए रहा था कि उसके पीछे कुत्ता लग गया। मैंने तो स्कूटर उठाया, लेने रखा, मैं भाग कर गया, कुत्ते की ड्राइवर आया, उसका पीछे बैठ मेरे पीछे बैठ गया वो दोस्त मेरा। हाय मर के तू नहीं मरा, तो ये कैसे पता मैं नहीं मरा? मैंने कहा मरने वाले बोलते नहीं, तो बोल रहा है। लड़कों मैंने कहा कि क्लास लेट होगी, दो बच्चों को भेजा मेरे स्कूटर पर, जल्दी से 2 कॉफी लेके आओ गेस्ट हाउस से। कॉफी आने में 15-20 मिनट लग गए। पिलाया, मैंने सुनो, मैंने कहा सुन, जो मैं नहीं कर सका इस कुत्ते ने कर दिखाया। मैं कहता तू तेज चल सकता है, इसे सिद्ध कर दिया, दौड़ सकता है। युधिष्ठिर का भी दोस्त एक कुत्ता था, तेरा भी ये दोस्त कुत्ता है। चुप हो गया वो, इसे सिद्ध कर दिया कि तू दौड़ सकता है। तो उसने मेरी बात को ध्यान से सुना। बाद में मेरी क्लास शुरू हो गई 8 बजे और वो चला गया। उसका 20 अक्टूबर को जन्मदिन आया, तो मैंने कहा कि चलो इसको इनाम दें अच्छी चीज। मैंने किताब दी उसको, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैंने कहा नई चीज करें यार। तो मुझे मालूम पड़ गया कि वो कुत्ता एक पड़ोसी का था, इनके पड़ोसी का ही था, नया नया था, तो उसको पता नहीं था ये कौन है, उसके पीछे दौड़ गया वो। तो मैंने उस कुत्ते की तस्वीर उसके मालिक से ली, और एक छोटा सा फ्रेम होता है ना जिसमें आदमी अपनी फोटो डाल देता है, छोटा सा फ्रेम प्लास्टिक का। तो मैं उन्हें किताब दी और कहा, और ये मैं लिख दिया योर गुरु, उस कुत्ते को जो कुत्ता इसके पीछे भागा था, लिख दिया योर गुरु। मैंने कहा मेरे से लड़ लेगा, लड़ने में क्या दिक्कत है, लड़ लो। तो उसने क्या किया, मेरे से तस्वीर लेके एक उसके छोटे से प्लास्टिक के फ्रेम में उसकी अपनी तस्वीर थी, उसने वो हटाकर कुत्ते की तस्वीर लगा दी। बच्चों को तस्वीर आज भी है, मेरा दोस्त आज भी है। कुत्ता कभी का चला गया, 40-14 साल उम्र होती है कुत्ते की। पर मुझे कई बार कहता है यार वो एक दिन की घटना ना होती तो पता नहीं मैं मर गया होता इतना मोटापे में। तो मैं एक चीज कहता हूँ, अब ये सब आपको लगेगा कि ये चुटकुला है, पर सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं पर बहुत ज्यादा जो आपको आनंद आएगा। सुनाओ, खुश रहने के साथ, आशावादी रहने के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। लोगों की तारीफ करना सीखो। जब आप तारीफ ईश्वर की करते हैं तब तो वो प्रार्थना हो जाती है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर की लोग उजागर, है ना। तो हम तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, वो लॉर्ड अवर फादर इन हेवन। भगवान की प्रशंसा प्रार्थना बन जाती है, और व्यक्ति की प्रशंसा जो है प्रेम बन जाती है। प्रेम प्रशंसा से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? धन है नहीं, यश है नहीं, पद है नहीं, मकान है नहीं, कार है नहीं, प्रशंसा। आप सब लोग आज दौड़ रहे हो, चल रहे हो, पता है जब आप 8 महीने के थे, 9 महीने के थे, आपने चलना शुरू किया था और गिर जाते थे, और जब आपने फिर शुरू किया सब लोग ताली बजाते थे, वाह वाह देखो मुनिया चल दी, गुड्डी चल दी, बब्बू चल दिया, बब्बू चल दिया। आप चलने लग गए। अगर वो तालियां ना पड़ती तो आप नहीं चल सकते। That gave you strength, inspiration, motivation to walk. आप किसी भी इंसान को प्रेरणा से बदल सकते हैं। अपने आप को प्रेरणा दो और दूसरों को प्रेरणा दो। मैं आपको सच कहता हूँ, इसके नियमों को सीखो। प्रशंसा और आलोचना के नियम क्या है? आलोचना भी करनी चाहिए, ये तो गलत काम हो जाता है दूसरों के द्वारा, उसको बताएंगे नहीं तो ठीक कैसे होगा। पहली चीज तो ये कि दोनों महत्वपूर्ण है। अब आपको सच्ची घटना सुनो। मैं एक लेक्चर देने के लिए लंका गया, श्रीलंका, कोलंबो में, राजधानी में। मैं ओबरॉय होटल में ठहरा था और मेरा लेक्चर सवेरे 9 बजे था। तो 8:30 बजे घर से निकला मैं, मतलब अपने होटल से निकला, कार खड़ी थी, और पर मैंने देखा कि आज ये नई चीज़ क्या देख रहा हूँ। कोलंबो के मेरे होटल के ठीक बाहर एक सड़क पर बहुत बड़ा बोर्ड था, लिम्का कोका कोला कंपनी का ही प्रोडक्ट है, नींबू पानी, लिम्का। उसमें क्या हुआ कि एक तरफ तो फोटो थी, एक नौजवान लड़का और लड़की आपस में सामने एक लिम्का की बोतल है और खुश देख रहे हैं।
लड़के की तो लिम्का शुरू ही नहीं थी, वो तो लड़की को ही देख रहा था। लड़की ने 1/3 पी ली थी, तो ये कोने में थी। फिर दूसरी जो एक फोटो थी, एक बड़ा आदमी 55 साल का, 60 साल का, गुस्से में लिम्का पी रहा है, और पीठ की हुई एक औरत है, गुस्से में लिम्का पी रही है। बोर्ड लिखा हुआ था, लिम्का शादी से पहले, लिम्का शादी के बाद। शादी से पहले कहता था अपनी लड़की को वहां गले लगता, अब कहता कहाँ गले पड़ गई। शादी से पहले कहता मेरा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, बाद में कहता तुम्हें जीना हराम कर रखा। मतलब मैं कहा क्यों ऐसा हो गया, कारण बताऊं क्या हुआ। पहले एक दूसरे की तारीफ करते थे, तब प्रेम पनपा। अब एक दूसरे की तारीफ नहीं करते, प्रेम करते हैं पर तारीफ नहीं करते। अगर प्रेम करते हो तो प्रेम को बताओ भी। देखो तुम्हें एक नई बात बता रहा हूं, यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसका अभिव्यक्तिकरण तो करो, एक्सप्रेशन तो करो, उसको अपने शब्दों से व्यक्त तो करो, भाव भंगिमा से व्यक्त तो करो। ध्यान रखो, जब प्रेम किया जाता है तो उसको प्रकट भी करना चाहिए। अभी बात करते करते एक बड़ी ऐसी घटना सामने आ गई जो अगेन मेरे साथ हुई। जयपुर रेलवे स्टेशन पर आज से कई साल पहले मेरा खास दोस्त, उसकी वाइफ और उसके दोनों बच्चे थे। एक बच्चा इंजीनियरिंग में पीईटी करके जोधपुर जा रहा था, और तो कितने लोग हो गए, मैं 5वां, मेरा खास दोस्त है। तो क्या हुआ कि 5 मिनट रह गए जब गाड़ी के, तो जो बच्चा जा रहा था, चलो उसका नाम अपन वैसे फर्जी नाम रख लेते हैं, सच्चा नाम नहीं है, उसका नाम मान लो मुकेश है। तो मुकेश पास हो गया है और जा रहा है जोधपुर। तो मुकेश के पापा ने कहा बेटे जा रहे हो पहली बार बाहर, और गले लगने की कोशिश की। पता है मुकेश ने क्या किया, पापा को पीछे सरका दिया, गले नहीं लगा। वो नाराज पापा से। मैं खड़ा हुआ और कहता है कि उससे कहा कि तुम मुझसे नाराज हो ना, पर बेटे तुम जो नाराज किस लिए हो, मैं तुम्हें टोकता था पढ़ाई के लिए हर समय, पर बेटे आज तुम इंजीनियर जो बने हो, वो तुमने जो ध्यान दिया पढ़ाई पर मेरे कहने से दिया ना, सोचो तुम मुझसे नाराज हो पर गलत हो, नाराज हो, मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें डांटता था। उसने कहा पापा मेरे 4 दोस्त और जा रहे हैं इसी गाड़ी में जोधपुर, उनके पापा ने किसी ने नहीं डांटा। फिर क्या हुआ, बट आई लव यू, मैं बाप हूं, तुमसे प्यार करता हूं। अब 2 मिनट रह गए गाड़ी जाने में, 5 मिनट रह गए ना, 3 चले गए। पता उसने क्या कहा, बट पापा योर लव नेवर रीच्ड मी, आपका प्यार मुझ तक कभी नहीं पहुंचा। बाप ने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैंने किया है। बेटे ने कहा कि वो पहुंचा ही नहीं मुझ तक। आपने सोचा कि आप मुझसे प्यार करते हो, मुझ तक कभी नहीं पहुंचा। मैं वहां खड़ा हुआ था, 1 मिनट रह गया, मैंने लड़के को इशारा किया जल्दी पापा से मिल, अरे मेरा कहना मानते थे वो मिल लिए। गाड़ी चली गई। उस दोस्त ने अपनी वाइफ और छोटे बेटे को कहा तुम घर जाओ, मेरे साथ नटराज में आया, MI रोड पर नटराज रेस्टोरेंट है, ऊपर एक गुफा सी है, वहाँ चले गए। मेरा दोस्त रोने लगा, देख कितना अपमान किया इसने मुझे, मैं इतना खराब हूँ क्या, सब कुछ करता हूँ इनके लिए, और देखो ऐसा कर गया वो। पर मैंने कहा देखो तुम प्यार तो करते हो, पर प्यार करने का ढंग भी तो आना चाहिए। और कहता है बिल्कुल अब मेरे से नहीं भूलेगा वो, प्यार नहीं कर। मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छोटा भी ऐसे करेगा, नहीं कोई नहीं करेगा, पर तुम सुनो थोड़ा कोमल बनो व्यवहार में, सख्त बनने से काम नहीं बनता। खैर दोनों बच्चे आज तक बहुत बाप की सेवा कर रहे हैं, पुराना कोई इस प्रकार का विचार नहीं। पर मेरी बात उसे सुनी, उनका प्यार करते तो प्यार करने की कला भी सीखो, प्रशंसा से। तो छोड़ो फटाफट कर लें। नंबर 1, जब कभी मन में संदेह हो कि तारीफ करूं कि ना करूं, कर डालो किसी के लिए भी, माता पिता भाई बहन दोस्त
बॉस, सबॉर्डिनेट, पड़ोसी। जब कोई मन में संदेह हो कि आलोचना करोगे ना करो, मत करो। संदेह है तो आलोचना करना जरूरी लग रहा है तो कर डालो। नंबर 2, तारीफ जब करो तो कारण भी बताओ, क्यों कर रहे हो। बिना कारण के तारीफ फायदा नहीं होता। ओ यू आर वेरी गुड, और यू आर एक्सीलेंट, कोई फायदा नहीं। एक बार मेरी पीए को मैंने कहा कि यू आर रियली वंडरफुल पीए। लेडी थी, केरल की लेडी थी। उसे कहा था वैसा क्यों कह रहे हैं आप मुझे। मैंने कहा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम जिस तरह का डिक्टेशन लेती हो और टाइप करती हो वैसा और कोई नहीं कर सकता, और तुम हर पर टाइम पर आती हो। यू आर द बेस्ट। उसे कहा ठीक है, थैंक यू सर। पहले थैंक यू नहीं दिया, तो तुझे मैं कारण बता दे दिया। अच्छा, किसी की आलोचना करो तो उसका कारण बताओ, तब वो उसको स्वीकार कर लेगा। पता नहीं तुम जिंदगी में करोगे क्या, मैं तो नहीं मानता तुम कुछ करोगे, कह दिया आपने। दूसरा व्यक्ति हैरान रह जाएगा, दुखी हो जाएगा। पर तरीका क्या होना चाहिए बेटे, अगर तुम जीवन में नियम बना लो अपना कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, मेरा नियम ये होगा दिन में, तो देखो बेटे तुम इतना दिमाग तुम्हारा होशियार है, तुम सबको बीट कर सकते हो। बात वही है, कहने का ढंग बदल दो। तारीफ बार बार करो, आलोचना कभी कभी। तारीफ खाने की तरह से है, आलोचना दवाई की तरह से है। आलोचना कम प्रयोग करनी चाहिए, और तारीफ जो है एक व्यक्ति की एक दिन में जरूर तारीफ करो। जो अपने लोग हैं, किसी किसी बहाने कैसी भी की जा सकती है। मम्मी आज तो चपाती गजब की बनी है। चपाती जैसी चीज कितनी स्वाद लग रही है आज, कि बड़ी तो ज्यादा भूख लग रही होगी। पप्पी तो ठीक है, पर आपके हाथ में जादू है, वो यूं भूलेगी नहीं जिंदगी भर ये सेंटेंस। मेरे बेटे ने कहा था आपके हाथ में जादू। बच्चे हो तो ऐसे हो। और आलोचना जो है कभी कभी करनी चाहिए। तारीफ जो है अपने लोगों की कुल दिन में 10 तारीफें करनी चाहिए, किसी ना किसी की। और तारीफ ऐसी चाहिए दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगे, यार तेरी अंग्रेजी अच्छी है, या तेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, या तो कितना ध्यान रखता है, बड़ा साफ साफ रहता है, तेरे कपड़े अच्छे हैं, चॉइस अच्छी है ना, तुम गाते अच्छा हो, और तू कितनी मेहनत कर रहा है, जब बैठा हुआ है 3 घंटे से पढ़ रहा है। तो कुछ भी एक तारीफ कर डालो। हर एक की रोज नहीं करनी, घर वालों की रोज करनी है, बाहर वालों की हफ्ते में 1-2 बार करनी चाहिए। नंबर 4, तारीफ दिल से करो, सच्ची झूठी नहीं। आलोचना दिमाग से करो, सोच समझ कर इसका असर क्या पड़ेगा। हर की आलोचना कर देना अच्छी बात नहीं होती, उस व्यक्ति का दिल टूट जाता है कई बार। अपना व्यक्ति जितना नजदीक होकर आलोचना कर दी, वो आलोचना इंटू 20 हो जाएगी। अर्थात अगर मैंने कह दिया बेटे तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो ज्यादा, मान लो मैंने कह दिया, और आई एम ओनली लाइक एन अंकल, है ना, और मान लो इसके खास इसकी मम्मी ने कह दिया, तो भी सह लेगी, मम्मी पापा करते ही रहते हैं थोड़ी बहुत आलोचना। पर इसकी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया, मान लो जिसको सहेली मान के साथ खाना खाती है, तो इसको बहुत बुरा लगेगा। जितना नजदीक होंगे उतना ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए संबंधों में। अर्थात हम ध्यान रखें कि दिमाग से सोच समझ कर असर क्या पड़ेगा। चौथा, तारीफ जो है, 5वां, तारीफ 1 मिनट से ज्यादा मत करो, आलोचना आधे मिनट से ज्यादा मत करो, ठीक है। 6, तारीफ जोर से करो, आलोचना धीमे से करो। 8वां, तारीफ दूसरों के सामने करो, आलोचना अकेले में करो। 9वां, तारीफ जो करो उस व्यक्ति की करो और उसके कर्तव्य भी करो। आहा क्या पेंटिंग है, गजब की पेंटिंग है, घोड़े दौड़ रहे हैं, माय गॉड मजा आ गया। ये पेंटिंग जरूर चित्रा ने बनाई है, चित्रा का नाम लिखा हुआ है बाय द वे, दिख रहा है। एक और पेंटिंग है, अरे इसमें घोड़े बड़े डार्क से हो रहे हैं, ब्लैक और ब्लू घोड़े हैं, और रात का वक्त है, तो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। पर उस चित्रा ने बनाई होगी, चित्रा की लिखी हुई, पर मैं चित्रा का नाम नहीं लूंगा। कर्तृत्व की तारीफ, कर्तृत्व की आलोचना कर दो, व्यक्ति की तो केवल तारीफ ही करते। तारीफ शुद्ध करो, 9वां बिंदु है, तारीफ शुद्ध करो, आलोचना अशुद्ध करो। आलोचना को मिला लो। जैसे आलोचना में ये कहती है कि मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, मेरी वाइफ जो है वो पंजाबी नहीं है, मैं पंजाबी हूँ, तो मेरी मदर ने उसको परांठे बनाना सिखाया। आप पंजाबी लोग पता है 10 तरह के परांठे खाते हैं, आलू का परांठा, गोभी का परांठा, मूली का परांठा, दाल का परांठा, सोए का परांठा, और जनाब गाजर का परांठा, और इस तरह से और भी बनते हैं।
एक बार मैंने एक वाइस चांसलर को खिलाए थे 10 परोंठे, 10 पकौड़े बना के खाए। मैंने कहा सबके परोंठे बन जाते हैं। खैर, तो मेरी वाइफ ने एक परोंठा बड़ा अच्छा बनाया, है ना, पर आज जो बना के लाई वो, शादी के 6 महीने हुए थे, तो अच्छा नहीं था। अब मैं ये कह सकता हूँ क्या वो परोंठा अच्छा था या अच्छा नहीं है, तो भी इसको बुरा लगेगा। तो आप शब्द बदलिए। मैंने पता क्या कहा कि उस दिन का जो परोंठा था ना, उसको ये परोंठा टक्कर नहीं दे सकता। उस दिन के परोंठे को ये परोंठा टक्कर नहीं दे सकता, वो बेस्ट था। अगर वो बेस्ट था, मैंने कुछ भी नहीं कहा इसके लिए, तो पर वो समझ गई। इनडायरेक्टली तारीफ डायरेक्ट होनी चाहिए, आलोचना इनडायरेक्टली होनी चाहिए। तारीफ शुद्ध होनी चाहिए। आप कहेंगे शुद्ध का मतलब क्या है, कि आप शुद्ध करने का मतलब ये है कि आप बीच में दूसरी चीज मत लाओ। एक लड़का जो 11th क्लास में पढ़ता था डीएवी कॉलेज में, डीएवी स्कूल में, दारे स्कूल, हिंदी कंपलसरी थी 11वीं में भी, तो वो अपना इंजीनियरिंग बनने के लिए कोशिश करते हैं बच्चे। तो अभी मार्कशीट पापा के पास आया, पापा मेरे पीसीएम में 93% मार्क्स आए हैं, उसमें हिंदी कंपलसरी थी। तो पापा ने मार्कशीट देखी और कहा वो तो ठीक है बेटे, हिंदी में क्या हुआ अंग्रेज के बच्चे, हिंदी में 2nd डिवीजन ही आया था। अब ये गलत हो गया। वो बेचारा अपनी तारीफ के लिए आया है पीसीएम में, संतोष देने के लिए कि आई एम ए गुड बॉय, और आप बीच में हिंदी को ला रहे हो, ऐसा मत करो। 2 साल की शादी के बाद एक नौजवान लड़के ने, शादीशुदा लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, सुनंदा तुम कितनी खूबसूरत हो, ऐश्वर्या राय की छोटी बहन लगती है, काश तुम इतनी सुंदर अंदर से भी होती तो कितना अच्छा होता। वही ना आलोचना कभी नहीं करना। अब एक तरीका बताऊं आलोचना करने का। 2 तारीफों के बीच, इसको सैंडविच सिस्टम कहते हैं, 2 तारीफ के बीच में एक आलोचना रखी। कोई बात नहीं चित्रा, तुम लेट आई हो, ये को मैंने कहा कोई बात नहीं आज लेट आई हो, पर देखो तुम रेगुलरली लेट आती हो, काम बढ़िया करती हो। अरे कभी कभी लेट आने में कुछ नहीं होता, मैंने कह तो दिया, आलोचना तो हो गई। पर 2 तारीखों के बीच में एक आलोचना डाल दो। अरे कितनी सुंदर शर्ट पहनी है तुमने, माय गॉड, और कितना सुंदर तुम्हारे टेंट है तुम्हारी, यू आर रियली लुकिंग वेरी हैंडसम। थोड़ा सा अगर पॉलिश भी, जूते भी हो जाते पॉलिश तो बड़ा अच्छा लगता। देखा, कमीज अच्छी, पैंट अच्छी, जूते की बात मैंने कह दी तो उसको बुरा भी लगेगा कि 2 तारीखों के बीच में एक आलोचना डाल दी, पता ही चलेगा। बच्चों, जो चौथा आयाम है, अब जल्दी जल्दी होगा, उसको आध्यात्मिक आयाम कहते हैं। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ईश्वर में विश्वास रखो कि तुम्हारी मदद करता। गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, अर्थात जो अपनी स्वयं की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करता है ना। और बनाई किसने? देखो आदमी की बड़ी तारीफ है, मैं साइंस में आ गया, ये हो गया। आज तक कोई भी डॉक्टर, कोई भी सर्जन इंसान के किसी भी अंग को नहीं बना सका। कोई डॉक्टर आंख नहीं बना सकता, नाक नहीं बना सकता। आप थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी से कर लो, नाक तस्लीम तो है नहीं। पैनक्रियास, हार्ट, लंग्स, किडनी, हैंड्स, अब आपने वो घुटनों में हड्डी डाल दी थोड़ी सी, वो ट्रांसप्लांट हो गया, पर वो रियल घुटना तो है नहीं ना, परंतु कुछ कोई बात नहीं है, इसे बोन। पर जितने भी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, इंसान नहीं बना सकता, बनाने वाला क्रिएटर ही है। इस दुनिया को इंसान नहीं बना सकते, जो कुछ बनाए। जितने भी लोग जाते हैं ना, स्विट्जरलैंड जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, पोलैंड जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, प्रकृति को देखेंगे, झरनों के पास जाएंगे, पहाड़ों के पास जाएंगे। आज तक एक भी पहाड़ इंसान ने नहीं बनाया, झरना नहीं बनाया, नदी नहीं बनाई, सब भगवान की दी हुई है। आपका मस्तिष्क भी ध्यान करना चाहिए 5 मिनट, एक धार्मिक ग्रंथ 5 मिनट पढ़ना चाहिए। सबसे अच्छा तो हिंदुओं के लिए गीता है, रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, भागवत है, कुछ भी पढ़ो, जो आपका धर्म है उसको पढ़ो और शांत रहो और बड़ा अच्छा रहेगा। प्रार्थना करो, और प्रार्थना जो करो 3 तरह की प्रार्थना होती है।
एक प्रार्थना तो भगवान धन्यवाद जिसने इतना कुछ दिया, जैसे एमर्सन करता था, गॉड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी वन डे मोर डे, आई शैल एंजॉय द कंपनी ऑफ द सन एंड द मून एंड द ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तारीफ कर रहा है वो भगवान की। दूसरा क्या कहें, भगवान ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, मांगो, पिता है वो, परम पिता है, मांगो, पर अपने लिए नहीं मांगना केवल। मैं भूटान में ट्रेनिंग देने के लिए गया, 6 दिन की ट्रेनिंग थी, 4-4 घंटे के 4 पीरियड थे, 1.5 घंटे के, 6 पीरियड मुझे ही लेने थे। तो 6 दिन के लिए गया था, 36 पीरियड थे मेरे। अभी करीब 20-22 साल पहले की बात है, ज़्यादा नहीं। तो जो कोऑर्डिनेटर था इंजीनियर्स की ट्रेनिंग का, वो भूटानी था। उसके चेहरे पर बड़ी ही उदासी थी। मैंने क्या बात होगी, व्हाट्स द मैटर? कहते मेरा बेटा जो है वो उसको वायरल हो रहा है कई दिनों से, 105, 104, 103, 104 बुखार चल रहा है। आई एम रियली डिस्टर्ब, इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माइंड। तो मैंने कहा दिख रहा है कि नए बच्चे करते हैं। मैंने कहा तुम घर जाओ, मैं संभाल लूँगा क्लास को। फिर वो आता, थोड़ी देर के चला जाता, पर मैंने उसको ये कहा तुम पहले बच्चे का ध्यान रखो। 6 दिन गुजर गए, 6ठा दिन था। मैंने कहा आज शाम को मुझे एक गौतम बुद्ध के मठ में ले चलो। बच्चे का बुखार 105, 104, 103, 102 होते हुए 99 पे आ गया था। उतर रहा था, उतर जाएगा कल तक, ऐसा लग रहा था। संडे को, शनिवार की बात थी। मैंने कहा मुझे किसी गौतम बुद्ध के मठ ले जाओ। तो पारो में भी बहुत अच्छे मठ हैं और थिम्पू में भी बहुत अच्छे मठ है, थिम्पू राजधानी है। तो मैंने कहा कि कल मैं जब चलूँगा तो पारो जाऊँगा, तब मैं पारो का देखूँगा मठ, रास्ते में आता है, और मुझे आज थिम्पू में ले जाओ। तो मैं कैसे मठ में गया बच्चों, गौतम बुद्ध के मठ को। ऐसा लग रहा था भव्य, विशाल, दिव्य, विराट, विस्तृत, सुंदर, अनुपम, अपूर्व, अद्वितीय था। मुझे ऐसा लगा गौतम बुद्ध स्वयं आ जाएंगे। मैंने प्रार्थना की, उसके बच्चे के लिए की। बाहर आने के बाद मैंने पूछा कि तुमने क्या प्रार्थना की, मैं जानना चाहता हूँ बौद्ध लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। उसे कहा मैंने भगवान को कहा, हे भगवान मेरे बेटे को ठीक कर दो, और जितने बच्चे भी दुनिया में बीमार हैं भगवान सबको ठीक कर दो। क्योंकि हम केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। जो जो तुम प्रार्थना दूसरों के लिए करोगे वो लौट कर तुम्हारे पास ही उसका फल मिलेगा। अपने लिए मत करो। और जितने भी लोग तुम्हारे अपने हैं ना, उनके लिए एक बार प्रार्थना करो। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दोस्त है, चाचा है, मामा है, फूफा, जो क्लोज है तुम्हारे, उनके लिए, सबके लिए भगवान सबको खुश करना, वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां आयाम परिवार है। परिवार कहते हैं जैसे माता पिता की सेवा की, उसको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो लोग सोचो मैं क्या कर सकता हूँ माँ बाप के लिए। अभी तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कमा नहीं रहा हूँ, पर उनके हिम्मत दे सकता हूँ, उनको आशा दे सकता हूँ, उनकी तारीफ कर सकता हूँ, उनका काम बंटवा सकता हूँ, छोटी बहन भाई का ध्यान रख सकता हूँ, बड़े भाई की इज्जत कर सकता हूँ, परिवार के लिए कुछ कर सकता हूँ। और कुछ नहीं तो बहुत दिनों के बाद आया हूँ तो मैं 10 समोसे ले जा सकता हूँ घर पे, कचौड़ी ले जा सकता हूँ। खुशी बांटना और बढ़ाना है, और बहस नहीं करनी, शांत रहना। हर रिश्ते में ध्यान रखो बच्चों, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर, ये दो के रिश्ते बता रहा हूँ। फ्रेंड एंड फ्रेंड, बॉस एंड सबॉर्डिनेट, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड ब्रदर, सिस्टर एंड सिस्टर। 2 लोगों का रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वही होते हैं ज्यादातर, 2 लोगों का ही रिश्ता होता है। इन दोनों के बीच में संबंध बनाए रखना बड़ा जरूरी है। पर इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि आलोचना करता है, कमियां निकालता है, स्वार्थी हो जाता है, भूल जाता है किसी की मदद करना। तो दोनों में से एक बेटर होगा। ध्यान रखो, किन्हीं भी 2 लोगों के रिश्ते में, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, बहन बहन का हो, बहन भाई का हो, एक व्यक्ति बेटर होता है। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप क्यों नहीं वो व्यक्ति बन जाते? आप बनो। 6ठा आयाम है सामाजिक, दोस्ती निभाना। हम लोग धीरे धीरे करके सफलता पाने के बाद दोस्तों को भूल से जाते हैं। पुराने दोस्त जो साथ पढ़ते थे, पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं में, सबको भूल जाते हैं। दोस्तों से कई बार हमारा रिश्ता नहीं रहता और खेद होता है। एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था, और आप जानते हो कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा कितने दिनों के बाद गए,
एक ही आश्रम में रहते थे, संदीपनी के आश्रम में। चार बच्चे थे जो एक ही उसमें रहते थे कमरे में। उनमें से सुदामा भी था, बलराम भी था, कृष्ण भी थे। खैर, तो सुदामा बहुत दिनों के बाद आया, तो उसे कृष्ण ने पैर धोए उसके, और मित्रता की सबसे बड़ी कहानी बन गई। मैंने उस वीडियो में लिखा कि आपका भी कुछ सुदामा है क्या? आप तो बड़े आदमी बन गए, हो सकता है एक ऐसा सुदामा हो जो आपके पास आने से हिचकिचाता हो, अरे नहीं यार वो बड़ा आदमी बन गया, अब क्या जाना है उनके पास, पहचानेगा भी नहीं, बुरा लगता है, उसके पास तो कार है, मेरे पास तो साइकिल है। आप ढूंढिए अपने सुदामा को, उसको आमंत्रित कीजिए, और लास्ट आयाम है व्यावसायिक, जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छी प्रकार से करें, श्रेष्ठता से करें। क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पता है हिंदुस्तान के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसमें एक ड्यूटी ये है कि ऑलवेज ट्राई टू बी एक्सीलेंट इन वॉट एवर यू डू। जो भी करो अच्छी तरह से करो, एक्सीलेंट करो, और क्वालिटी में कमी मत आने दो। कितने घंटे पढ़ाई करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या तुमने सीखा ये इंपॉर्टेंट है। क्या तुमने नोट्स बनाए, लिखे, तुम्हें याद है, तुमने चिंतन किया, मनन किया, मंथन किया, तो क्या सीखा। हर काम को अच्छी प्रकार से करो, क्या पढ़ाई का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे खेती का हो, चाहे पढ़ाने का हो, चाहे डॉक्टरी का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, काम अच्छा करना, फर्स्ट क्लास, क्वालिटी। एक बहुत बड़े मूर्तिकार थे माइकल एंजेलो, तो उनको एक पोप ने कहा कि जो चर्च है उसमें गुंबद है, यूं करके गुंबद है ना, छत के नीचे गुंबद और फिर नीचे पूरा हॉल है, तो उसका गुंबद के ऊपर तुम मूर्ति बनाओ, जीसस की बना दो, मेरी की बना दो, मोसेस की बना दो, किसी की बना दो। तो मोसेस उस गुंबद के ऊपर चढ़ करके और मूर्ति बना रहा है, काफी ध्यान से बना रहा था। एक दोस्त से कहा, अरे कोई देख ही नहीं सकता उसको, तो मूर्ति बना रहा है, वास्तव में दिखते नहीं, जैसा भी करके आ जाना, क्यों टाइम खराब कर रहा है इतनी देर तक, कोई देखता ही नहीं है। तो माइकल एंजेलो ने कहा, पर मैं तो देख सकता हूं ना, मेरे प्रभु की मूर्ति में इतनी खराब बनाऊंगा क्या लापरवाही से? नहीं। तो जो भी चीज करो ना, वो इट्स एन ऑफरिंग टू गॉड, ईश्वर को समर्पित करो, ठीक है। कोई भी काम करो अच्छी तरह से करो, मेहनत से करो, पूरे टाइम से करो। अब देखो खत्म हो गया लेक्चर, लास्ट बता रहा हूं। तो मैं कह रहा था ये लेक्चर है कि तुम अपने मित्र बनो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अच्छा, अब क्या वो मैंने आपको बताई थी अर्थमेटिक की कॉपी, जिसमें स्क्वायर कॉपी कहते हैं, मैंने बताया कि आपने एक कॉलम बनाए। कॉलम कैसे बनाए? क्या नींद अच्छी आई, मैंने वॉकिंग की, एक्सरसाइज की, पानी पिया, अच्छा खाना खाया, आराम किया, मैंने क्या चने और मूंगफली खाई, नींद पूरी ली, वेस्ट तो नहीं किया टाइम। नंबर 2, उसके साथ आगे चलते चले जाओ कि आज मैंने कोई अच्छी चीज़ पढ़ी। अच्छी किताबें पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, उससे विचार आते हैं। एक किताब तुमने कुछ लोगों को बांटी भी थी, बाकी और चाहिए तो मैं बांट दूँगी, बता रहा हूँ आपको, जैसे अच्छे वीडियो सुनना या तो क्या मैंने आज अच्छी कोई किताब पढ़ी, आज मैंने अपना काम किया पढ़ाई का, क्या आज मैंने किसी से व्यवहार में कमी तो नहीं रखी, क्या आज मैंने क्रोध तो नहीं किया, आज मैं मीठा बोला, आज मैं हंसा, आज मैंने ध्यान किया, आज मैंने प्रार्थना की, आज मैंने पूजा की, आज मैंने मम्मी के लिए जो मम्मी ने कहा काम, मैंने घर के लिए कुछ काम किया, आज मैंने दोस्ती निभाई, किसी की मदद की। इससे तो अपनी मर्जी के 20-24 पॉइंट बना लो और रोज टिक कर दो। रोज टिक करो तो हफ्ते में 3 बार कर लो टिक। इसको कहते हैं अपना नियंत्रण स्वयं करना। इसके पहले कि दूसरा कहे कि तुम में ये कमी है, आप जो है इस कमी को खुद ही दूर करो। तो बच्चों, ये इंद्रधनुष के 7 रंग है ना। प्लीज बात नहीं करो, एक बच्चा बात कर रहा है। इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, मानसिक, इमोशनल एंड बिहेवियरल, अर्थात भावनात्मक और व्यवहारिक, आध्यात्मिक, 5वां पारिवारिक, 6ठा सामाजिक। सामाजिक में एक चीज और है, किसी का भला करना, और 7वां है व्यवसायिक। आपने नोट किया होगा कि इंद्रधनुष में काला रंग नहीं होता। जिंदगी में काली मां को दूर कर,
ये घृणा, ये द्वेष, ये आत्मविश्वास की कमी, ये चिंता, ये क्रोध, ये हीनता, ये निराशा, फेंक दो इनको बाहर अपनी जिंदगी से।